आज का ये इंसिडेंट इतना ज़्यादा डम्ब, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ी से भरा हुआ कि आपको पूरी स्टोरी स्टार्टिंग से ही लेकर एंड तक बिल्कुल बकवास लगेगी। बट जैसे एंड में मैं इसका ट्विस्ट रिवील करूंगा तो आपके दिमाग में वो पूरी इमेज बन जाएगी कि जो मैं अभी तक बताता आ रहा था वो असल में आखिर क्या था। बट उससे पहले इस लाइक बटन की जो इमेज आपके दिमाग के अंदर बहुत गंदी सी बनी हुई है, उस इमेज को साफ करके एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग अपने दिमाग में लाइक बटन की दबाएं। लाइक बटन को वो पेंटिंग दिखाकर उसको दबा दें, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। 15 अक्टूबर 1988 की रात को तकरीबन 9 बजे के आसपास 33 साल की शेरल नाम की महिला अपने पीजेज मार्केट के अंदर अपनी कैशियर की नौकरी कर रही थी। असल में पीजे मार्केट हमारे जैसे यहाँ पर सुपर मार्केट्स वगैरह होती हैं, छोटे मोटे मॉल्स होते हैं जो ग्रोसरी स्टोर्स, ऐसे ही अमेरिका के अंदर बहुत सारी पीजे मार्केट की एक बहुत बड़ी चेन है। और ऐसी ही एक पीजे मार्केट के स्टोर के अंदर ये 33 साल की शेरल नाम की महिला काम कर रही थी कैशियर का। और रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास अपनी कैशियर की ड्यूटी करते हुए तभी एक कॉलेज स्टूडेंट जो कि पास ही के एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई कर रही थी और इस पीजे मार्केट के बराबर में ही उसका हॉस्टल भी था, और हर रात ये स्टूडेंट वहां से निकलकर पीजे मार्केट के अंदर आकर शेरल से बातें वगैरह करती, अपने पूरे दिन के हालात उसके साथ डिस्कस करती और इन दोनों का आपस में बात करना बहुत पसंद भी था। 15 अक्टूबर 1988 के दिन रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास शेरल ने अपने कैशियर काउंटर के साइड में ही रखे हुए कैंडी वाले स्टैक के अंदर से एक कैंडी वाला पैकेट निकाला और सामने बैठे उस स्टूडेंट को दिया, और बाद में उस स्टूडेंट ने उस कैंडी वाले पैकेट को खोलकर आराम से टॉफियां खाते हुए सामने शेरल से बात कर रही थी। असल में शेरल से मिलने वाली ये कोई अकेली स्टूडेंट नहीं थी। पूरा दिन लोग आसपास जो रहा करते थे इस पीजे मार्केट के, वो सभी लोग इस पीजे मार्केट के अंदर सिर्फ इसलिए आते थे क्योंकि यहाँ पर शेरल काम करती थी। शेरल ने अपनी इमेज आसपास के लोगों के अंदर इतनी ज्यादा अच्छी बनाई, सभी से हंसकर बात करना, सभी को बहुत अच्छे से ट्रीट करना, अच्छे से उनका बिल वगैरह करना, सभी को अच्छे से सामान दिलवाना, ये शेरल की हॉबी बन चुकी थी। रात को बात करते करते उस स्टूडेंट ने शेरल को यह भी बताया कि मैंने अपना हॉस्टल चेंज कर लिया है और अब मैं इस हॉस्टल को छोड़कर दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट होने वाली हूँ, बट मेरे पास वहां पर शिफ्ट करने लायक कोई ज़्यादा सामान नहीं है, कोई ज़्यादा फर्नीचर नहीं है। बाद में शेरल ने उसको ये भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास फर्नीचर नहीं है, मेरे पास मेरे घर के अंदर बहुत सारा एक्स्ट्रा फर्नीचर पड़ा हुआ है और मैं कल आते आते उसको लोड करवा के अपने साथ यहाँ पर लेकर आऊंगी और तुम उस फर्नीचर को अपने नए अपार्टमेंट के अंदर शिफ्ट कर लेना और इससे तुम्हारा घर हरा भरा दिखेगा, तुमको वहां पर रहने का मन भी करेगा। असल में शेरल अकेली रहकर अपने दोनों बच्चे, एक 9 साल की लड़की, एक उससे छोटा लड़का, इन दोनों का भरण पोषण कर रही थी किसी तरीके से, अलग अलग नौकरियां करके। वीकेंड्स पर वो अलग नौकरियां करती और वीकडेज के अंदर अलग अलग नौकरियां करके थोड़ा बहुत पैसा कमाकर जैसे तैसे अपना घर चला रही थी। बट फिर भी आप उसका दिल देखिए, उसने कभी भी किसी को कुछ अपनी तरफ से दान देने में मना नहीं किया। उसका दिल इतना बड़ा, जो भी घर में होता वो उसको तुरंत दान दे देती अगर उसको उसकी जरूरत नहीं महसूस होती तो। ये सारी बातें होते ही स्टूडेंट खड़ी होकर शेरल को थैंक्स करके उस पीजे मार्केट से बाहर जाकर अपने हॉस्टल में जा चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ शेरल कैश काउंटर के ऊपर खड़ी होकर अपना हिसाब मिला रही थी। पूरे दिन की जो उसने सेल करी थी उन सभी के बिल्स को मैच करके कैश काउंटर के अंदर जितना कैश होना चाहिए था उसको पूरा करके उसने पूरे दिन के हिसाब की सेटलमेंट करी, उसको लॉक किया और जस्ट ओनर को फोन करके बता दिया कि आज की सेल इतनी थी और कैश काउंटर के अंदर इतना कैश मौजूद है, अब मैं जा रही हूँ, सुबह मुझको जल्दी वापस यहाँ पर आना भी है, अपनी नौकरी शुरू करनी है, सुबह 6 बजे तक मैं यहाँ पर आ जाऊंगी, अभी के लिए गुड नाइट, मैं इसको सारा लॉक करके यहाँ से चली जाऊंगी। ये सारी बातें करके उसने स्टोर को पैक करना शुरू किया और पैक करके तकरीबन रात के 11:15 बजे के आसपास वो स्टोर को ताला लगाकर उस स्टोर से बाहर निकली, उसके पार्किंग एरिया में गई, वहीं पर उसकी सिल्वर सीडेन गाड़ी खड़ी हुई थी, उस गाड़ी को जाके उसने स्टार्ट किया और वहां से तकरीबन 1 घंटा दूर पोर्ट आर्चर में जो जहां पर शेरल का घर बना हुआ था उस घर के लिए वो अब निकल चुकी थी। जिस टाइम पर शेरल ये सब कुछ कर रही थी, मतलब कि वो स्टोर के अंदर सारा काम वगैरह कर रही थी 11 बजे के आसपास, उसी टाइम पर पोर्ट आर्चर के अंदर रहने वाले शेरल का एक्स हस्बैंड रोलैंड पीट्रे नाम का बंदा ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड था अपने घर के अंदर। वो असल में अपने घर के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा था, बट उस रात वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था कि आज की रात वो अपनी पुरानी पत्नी यानी कि शेरल को वापस अपनी जिंदगी में ले आएगा, वो उसको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देगा और इस सरप्राइज से शेरल बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी, वो उसको गले लगा लेगी और ये दोनों वापस एक साथ रहने लगेंगे। उसको ये आइडिया नहीं था कि वो अपनी प्रेजेंट गर्लफ्रेंड को किस तरीके से समझाएगा कि वो अपनी पुरानी पत्नी के साथ वापस रहना चाहता है। जस्ट उसने सोचा कि कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी पत्नी को वापस अपनी जिंदगी में लेकर आना है और मैं इस चीज के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। और ये जो शेरल के दोनों बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, ये दोनों भी रोलैंड पीट्रे से ही हुए थे। तकरीबन 12 साल पहले शेरल और ये रोलैंड आपस में मिले थे, बट नौकरी खत्म कर
करते ही इन दोनों ने आपस में शादी करी और ये दोनों एक साथ रहने लगे। उस टाइम पर इनके एक लड़की पैदा हुई, बट इस लड़की के पैदा होने के साथ ही इन दोनों के बीच में खटपट रहने लगी। और दूसरी तरफ इस रोलैंड ने शेरिल को चीट करना शुरू कर दिया। वो एक साथ अलग अलग लड़कियों को चला रहा था और इस बात की खबर ऑब्वियसली शेरिल को लगी। अब आपको पता है कि जब ये शेरिल को पता लगा होगा तो उसके दिल के ऊपर क्या बीती होगी। अब उसने ज्यादा कुछ तो रोलैंड को नहीं कहा, जस्ट उसने रोलैंड को इग्नोर करना शुरू कर दिया और ये इग्नोरेंस रोलैंड को पसंद नहीं आई। दोनों के बीच में और ज्यादा लड़ाइयां होने लगी और फाइनली एक मोमेंट पर आकर दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। असल में रोलैंड, इसकी एक बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री रही है। लड़कियों के लिए ये काफी ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर का रहा है, मतलब कि किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आते ही उसको कंट्रोल करना, उसके ऊपर पूरा अधिकार जमाना, उसको ना ही कहीं बाहर आने जाने देना। और जैसे इस चीज का एहसास शेरिल को भी हुआ तो उसको लगने लगा कि हो सकता है उसके अंदर ही कुछ कमी हो, वो ज्यादा अट्रैक्टिव ना दिखती हो, तभी तो रोलैंड कहीं बाहर जाकर अपना मुंह मार रहा है। शादी के तकरीबन 8 सालों बाद रोलैंड और शेरिल ने आपस में डाइवोर्स ले लिया। अब जैसे ये डाइवोर्स हुआ उसके बाद रोलैंड को समझ आने लगा कि उसको अपनी जिंदगी में अपनी पत्नी की कितनी ज्यादा जरूरत थी और ये जरूरत का एहसास जैसे ही उसे हुआ उसने शेरिल से बात करने की भी कोशिश करी, उसने शेरिल को वापस पाने की कोशिश करी। बट अब शेरिल की दूसरी जगह शादी हो चुकी थी, उसकी जिंदगी में अब कोई और आ चुका था। ये चीज रोलैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और रोलैंड ने क्लियर तौर पर शेरिल के भी और उसके पति के भी मुंह पर यह धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे पति को मार डालूंगा। और कमाल की बात देखिए, शेरिल के दूसरे पति का मर्डर हो भी गया और इसके जुर्म के आरोप में रोलैंड को भी उठा लिया गया। बट पुलिस वाले उस टाइम पर सबूत ही नहीं जुटा पाए कि यह सारा कांड रोलैंड ने किया है, इसलिए उसको कोर्ट ने बरी कर दिया। अब जैसे ये बरी हुआ वो अलग अपनी जिंदगी के अंदर रहने लगा और अलग अलग लड़कियां अब वो जैसे उसके साथ रिलेशनशिप में आता उनको कंट्रोल करना शुरू करता। अब जैसे तैसे इनकी जिंदगी निकल रही थी। शेरिल के दूसरे पति के मर्डर के बाद से ही रोलैंड ने दोबारा से शेरिल को पत्र लिखने शुरू कर दिए, उसको कॉल वगैरह करता, मैसेजेस वगैरह करता कि वो कितना ज्यादा प्यार आज भी तुमसे करता है। और इस चीज से परेशान होकर ऑब्वियसली शेरिल ने भी उसको रिप्लाई करना शुरू किया। अब जैसे ही दोनों के बीच में बातें दोबारा से होने लगी, दोनों एक दूसरे के क्लोज फिर से आने लगे और दोबारा इन दोनों ने शादी कर ली और दोबारा एक दूसरे के साथ रहने लगे। अब जैसे दूसरी बार इन्होंने शादी करी, इसके बाद से ही शेरिल और रोलैंड का एक और बेटा पैदा हुआ। अब दोनों बच्चों के साथ ये दोनों माता पिता अपनी जिंदगी में आराम से रह रहे थे। बट जैसे ही आराम से रहने लगे, दूसरा बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद से दोबारा रोलैंड के अंदर के जो कीड़े थे वो दोबारा से जाग गए और दोबारा से उसने शेरिल के ऊपर चीट करना शुरू कर दिया। वो अलग अलग लड़कियों के साथ अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप्स बना रहा था। अब ऑब्वियसली किसी भी पत्नी को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, शेरिल को भी ये चीज़ पसंद नहीं आई और जस्ट उसने दोबारा से रोलैंड को इग्नोर करना शुरू कर दिया कि हाँ तुम नहीं सुधर सकते, तुम जाओ अपना जहाँ पर रहना हो रहो, मैं अपने बच्चों के साथ अकेली रह सकती हूँ। 15 अक्टूबर 1988 की रात को तकरीबन 11:15 बजे के आसपास जैसे ही शेरिल ने वो स्टोर क्लोज किया, उस टाइम पर पोर्ट ऑर्चर के अंदर रहने वाले रोलैंड को ये पता था कि शेरिल की नौकरी का टाइम पूरा हो चुका है और अब वो घर के लिए निकली होगी और जल्दी ही घर आने वाली होगी। इसी बीच में वो शेरिल को रोकेगा और उसके साथ वापस से दोबारा रहने की कोशिश करेगा, उसको मनाएगा, उसको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स वगैरह देगा, उसको सरप्राइज देगा। अब जैसे ही 11:30 बजे के आसपास का टाइम हुआ, वो सोफे पर बैठकर सोच रहा था कि शेरिल को और कितनी देर लग सकती है इस शहर तक वापस पहुंचने में, अपने घर तक पहुंचने में। जैसे उसने अपनी घड़ी में टाइम देखा कि 11:40 हो चुके हैं, वो तुरंत अपने सोफे के ऊपर से बहुत जल्दी से खड़ा हुआ बाहर की तरफ जाने लगा। बट जैसे ही वो अपने सोफे से खड़ा हुआ, वो एकदम से उसकी आंखों के सामने अंधेरी छा गई और जैसे उसकी आंखों के आगे अंधेरा आया, वो दोबारा से वापस नीचे सोफे के ऊपर आ गिरा। असल में रोलैंड के शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर के काफी ज्यादा इश्यूज मौजूद थे और डॉक्टर्स ने उसको साफ मना किया था कि तुम कोई भी काम बहुत जल्दबाजी में मत करना, ना ही तुम बहुत जल्दी से बेड से उठोगे, ना ही तुम कुर्सी से उठोगे और ना ही बहुत जल्दबाजी में इनके ऊपर बैठोगे। अगर तुमको इनसे उठना बैठना है तो बिल्कुल आराम आराम से करना। बट ये चीज उस टाइम पर रोलैंड बिल्कुल भूल चुका था, एक्साइटमेंट में शेरिल को वापस अपनी जिंदगी में लाने के लिए। बट जैसे वो उठा, उसका ब्लड प्रेशर इशू एकदम से स्टार्ट हुआ और जल्दी ही वो वापस नीचे सोफे के ऊपर जा गिरा और वहीं पर लेट चुका था, मतलब कि उसको नींद आ चुकी थी या फिर वो वहीं पर बेहोश हो चुका था। तकरीबन 10 मिनटों बाद रोलैंड को होश भी आया। बट उस होश आने के साथ जैसे उसने आंखें खोली, उसके सामने बिल्कुल धुंधलापन सा मौजूद था, उसको कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, उसका दिमाग बहुत जोर से चकरा रहा था और इस चक्कर आने की वजह से ही उसने जस्ट बहुत धीरे धीरे से सीढ़ियों का रास्ता ढूंढा और जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जिसके साथ वो रह रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाकर आराम से बेड में सो चुका था। अगले दिन सुबह के 7 बज चुके थे, पीजे मार्केट के खुलने का टाइम आ चुका था। सुबह सुबह लोग अपने लिए ग्रोसरी लेने के लिए इस पीजे मार्केट के बाहर खड़े थे और इसके खुलने का वेट कर रहे थे। सभी लोग आसपास के जो शेरिल को जानते थे उनको पता था कि शेरिल टाइम की एकदम पक्की, वो सबसे पहले आकर सुबह 6:30 बजे के आसपास ही पीजे मार्केट को खोलती है। बट अभी तक 7 बज चुके थे, अभी तक भी शेरिल यहाँ नहीं पहुंची, जिसके बाद ऑब्वियसली वहां जो लोग खड़े थे उन्होंने शेरिल को फोन करना शुरू कर दिया उसके लैंडलाइन के ऊपर।
बट शेरिल ने अपने घर में मौजूद अपना लैंडलाइन उठाया ही नहीं। ये चीज सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। क्यों? क्योंकि सभी को पता था कि शेरिल एकदम टाइम की पक्की है। अगर उसको नहीं आना होता तो वो तुरंत पहले बता देती और उसका ओनर कोई और एम्प्लॉय यहां पर अरेंज कर देता, बट उसने नहीं बताया। दूसरी तरफ वो अपना फोन क्यों नहीं उठा रही? सभी ने अज्यूम करना शुरू कर दिया कि हो सकता है कोई फैमिली इमरजेंसी रही हो या फिर कोई कुछ हो गया हो, कुछ बीमारी वगैरह हो गई हो शेरिल के साथ, इसलिए वो आज नहीं आएगी। दूसरी तरफ उसी टाइम पर पोर्ट आर्थर शहर के अंदर मौजूद रोलैंड जैसे अपने बिस्तर में उठा, उसने घड़ी की तरफ देखा और घड़ी की तरफ देखते वो इतना ज्यादा हैरान हुआ, उसको अपने आप पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि क्यों? क्योंकि उसका पिछली रात को प्लान था अपनी बीवी को वापस अपनी जिंदगी में लाने का, उसको सरप्राइज देने का, उसको खुश करने का, बट वो तो यहाँ बेड में आराम से सो रहा था। वो तुरंत अपने बेड से उठा, सीधा अपने लैंडलाइन फोन के पास गया, वहां जाकर शेरिल को कॉल करने लगा, बट शेरिल ने दूसरी तरफ फोन नहीं उठाया। उसने काफी सारे वॉइस मेल्स शेरिल के पास ड्रॉप किए। आपको पता होगा वॉइस मेल अगर कोई फोन ना उठाए तो बाहर के देशों के अंदर वो वॉइस मेल छोड़ देते हैं। जैसे ही वो दूसरा बंदा अपने फोन पर आकर वॉइस मेल सुनता है तो उसको मैसेज का पता लग जाता है। ये वॉइस मेल उसने काफी सारे शेरिल के नाम पर छोड़े, बट उसको अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था कि उसने एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है शेरिल को वापस पाने की। कोई बात नहीं, आज की रात वो दोबारा से इस प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। बट 6:30 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था शाम के, अभी तक भी शेरिल की तरफ से कोई कॉल बैक वापस रोलैंड को नहीं आया और रोलैंड को अब बहुत ज्यादा टेंशन भी होने लगी थी। तकरीबन शाम के 7 बजे के आसपास उसने लोकल पुलिस स्टेशन को कॉल किया और बताया कि शेरिल उसका फोन नहीं उठा रही है और ये चीज उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। जैसे ये चीज पुलिस वालों ने सुनी, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी जाते हैं शेरिल के घर पर और देखते हैं कि आखिर क्या बीमारी है, तुम भी हमारे पास आ जाओ। जल्दी ही ये रोलैंड पुलिस स्टेशन में पहुंचा और ये सारे लोग मिलकर चाव चाव करते हुए सीधा शेरिल के घर पर पहुंचे। वहां जाकर आसपास देखने लगे पुलिस वाले कि क्या पता शेरिल अंदर ही मौजूद हो, बट अंदर बाहर देखने के बाद, खिड़कियों से भी देखने के बाद ये साफ दिख रहा था कि घर पूरे तरीके से लॉक्ड है। ना ही शेरिल की गाड़ी उसके घर के बाहर खड़ी, मतलब शेरिल घर के अंदर नहीं है, ये घर बिल्कुल खाली है। अब ऑब्वियसली अंदर तो जांच करनी थी, तो पुलिस वालों ने इस घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर देखने लगे कि क्या पता शेरिल के साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई हो। बट पूरा घर देखने के बाद भी शेरिल उनको कहीं दिखाई नहीं दी। वो तुरंत जाकर सीधा उसी लैंडलाइन के ऊपर गए जहां पर बहुत सारी लाइट जल रही थी, मतलब कि इसके अंदर अभी भी काफी सारे वॉइस मेल पेंडिंग थे जो कि सुनने थे। जैसे ही पुलिस वालों ने उस वॉइस मेल वाले बटन को दबाया तो अलग अलग वॉइस मेल्स की रिकॉर्डिंग वहां उस फोन के अंदर बजने लगी, जिसके अंदर सबसे पहले तो रोलैंड के ही मैसेजेस थे, जिसके अंदर उसने बोला हुआ था कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम मेरा फोन नहीं उठा रही, बच्चे भी मेरे पास ही हैं, तुम उनको आकर अभी तक लेकर क्यों नहीं गई, ये तुमको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ये सारी चीजें वो अपनी पत्नी यानी कि शेरिल को बोल रहा था। इसके अलावा उस लैंडलाइन के अंदर शेरिल के बॉस के भी वॉइस मेल्स मौजूद थे कि वो पूछ रहा था तुम अभी तक अपनी नौकरी पर क्यों नहीं आई, सब कुछ ठीक है ना। काफी सारे जो और लोग वहां पर कस्टमर थे उन्होंने भी वॉइस मेल छोड़े हुए थे शेरिल के नाम पर। ये सारे सुनने के बाद जब लास्ट वाला वॉइस मेल पुलिस वालों ने सुना, उनको सुनते ही पुलिस वाले बहुत बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। वो समझ चुके थे कि हाँ, यहाँ कुछ बीमारी है, यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। जी हाँ, उस वॉइस मेल के अंदर एक अननोन आदमी ने शेरिल को फोन किया हुआ था, बट शेरिल ने फोन नहीं उठाया तो उसने पीछे से वॉइस मेल छोड़ा और उसके अंदर बोला कि मैं यहाँ सिएटल में लेक यूनियन के पास हूं और इसके अंदर तैराकी कर रहा था और यहां तैरते तैरते ही मुझे तुम्हारा पर्स ऊपर तैरता हुआ मिला और जैसे ही मैंने इसको खोला इसके अंदर तुम्हारा विजिटिंग कार्ड भी मौजूद था और इसी विजिटिंग कार्ड से मैंने तुम्हारा नंबर देखा और तुमको कॉल किया। ये पर्स तुम्हारा है या नहीं ये मुझे नहीं पता, जस्ट मैं तुमको वापस देना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि तुम इसे यहां पर फेंक कर गई हो या फिर हो सकता है तुमसे गलती से इस लेक के अंदर, इस झील के अंदर ये पर्स गिर गया हो। अगर तुमको वापस चाहिए हो तो ये मेरा नंबर है, तुम मुझे वापस कॉल कर लेना और मैं पर्स तुम्हें वहीं पर देने आ जाऊंगा। बट अब पुलिस वाले और रोलैंड दोनों के लिए ही सोचने वाली बात यह थी कि लेक यूनियन यहाँ इसके घर से तकरीबन 1 घंटा दूर है, 1 घंटा ड्राइव करके वहां पर जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, शेरिल के पास तो इतना टाइम ही नहीं है कि वो इस तरीके के ट्रिप्स पर जाए, वो भी रात के टाइम पर या फिर सुबह के टाइम पर कभी भी जाए, क्योंकि उसके पास ना ही इतना पैसा है ना ही इतना टाइम है। उसको अपनी नौकरियों से ही फुर्सत नहीं मिलती, उसको अपने बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिलती और अगर वो जाएगी भी तो सबको बताकर तो जाएगी, अकेले तो जाने से रही। सो इसी बात को लेकर पुलिस वालों को भी टेंशन हो रही थी, क्योंकि उनको कोई लॉजिकल रीजन ही नहीं मिला शेरिल के लेक यूनियन तक जाने का। वो वहां पर क्यों जाएगी और इस तरीके से अपना पर्स वहां पर छोड़कर तो आने से रही। खैर, पुलिस वालों को अब जांच तो करनी थी। वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर वापस से लेक यूनियन तक पहुंचे। आसपास देखने लगे कि क्या पता शेरिल का यहाँ पर कोई सबूत हो, कोई निशान हो। बट
लेक यूनियन एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस, वहां पर हजारों लोग डेली आते हैं, हजारों गाड़ियां डेली आती हैं और पुलिस वाले यहां पर इन गाड़ियों के बीच में शेरल की गाड़ी ढूंढ रहे थे कि क्या पता शेरल यहां पर सच में आई हो और वो अपनी गाड़ी यहीं पर छोड़कर कहीं चली गई हो या फिर उसका पर्स यहां पर गलती से गिर गया हो। कोई तो निशान यहां पर उनको मिलेंगे। अलग अलग पार्किंग्स के अंदर जा जाकर पुलिस वालों ने शेरल की गाड़ी का नंबर डलवाया कि हाँ भाई ये बताओ ये गाड़ी यहां पर पार्क होने के लिए आई थी या नहीं आई थी, बट सभी ने मना कर दिया। सो फाइनली 4 दिनों तक 19 अक्टूबर 1988 तक ढूंढने के बाद 4 दिन बीत चुके थे अभी शेरल को गायब हुए। 4 दिनों बाद फाइनली शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास एक लोकल रेजिडेंट जो कि लेक यूनियन के पास ही रहा करता था, उसने पुलिस वालों को फोन किया और कहा कि जनाब एक सिल्वर सीडेन गाड़ी हमारे घर के बाहर 3-4 दिनों से खड़ी है, आप प्लीज आकर इसको देख लीजिएगा, कहीं ये कोई सस्पिशियस गाड़ी ना हो। जैसे ही पुलिस वाले उसके पास पहुंचे, ये वो लोग देखते ही इस गाड़ी को समझ चुके थे कि ये गाड़ी तो शेरल की है। और जैसे उन लोगों ने गाड़ी को चारों तरफ से देखना शुरू किया, वो बिल्कुल एकदम इंटैक्ट कंडीशन में एग्जैक्टली जगह पर अपने पार्क खड़ी थी, मतलब उसके साथ कोई भी दुर्घटना नहीं हुई, ना ही कोई स्ट्रगल के निशान उस गाड़ी के अंदर मौजूद थे। पुलिस वालों ने गाड़ी के शीशे के अंदर झांक झांक कर भी देखा, बट गाड़ी एकदम ओके, सब कुछ परफेक्ट, कोई भी दिक्कत इस गाड़ी के अंदर दिखाई नहीं दी। पुलिस वाले उस गाड़ी को टॉ करके वहां से लेकर जाने वाले थे, तभी एक पुलिस वाले ने कहा कि क्यों ना हम एक बार गाड़ी की डिग्गी को भी देख लें, क्या पता गाड़ी की डिग्गी के अंदर हमें कुछ मिल जाए। और जैसे ही ये आइडिया उन पुलिस वालों के दिमाग में आया, उन्होंने गाड़ी की डिग्गी का लॉक एक पेचकस से तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उनके पास चाबी तो थी नहीं गाड़ी की। खैर जैसे उन्होंने गाड़ी की डिग्गी का पेचकस से लॉक तोड़ा, उस गाड़ी की डिग्गी के ढक्कन को खोलते ही वो सामने जो नजारा उन्होंने देखा, वो समझ चुके थे कि नहीं ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। जी हाँ, शेरल गाड़ी की डिग्गी के अंदर इस पोजीशन के अंदर लेटी हुई थी और अभी तक उसकी जान भी जा चुकी थी। क्लियरली सामने देखते ही वो लोग समझ चुके थे कि हाँ, शेरल को इतना मारा गया है, इतना पीटा गया है कि उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई होगी। अब जैसे ही शेरल की लाश पुलिस वालों को मिली, पुलिस वालों का ध्यान सबसे पहले किसी और पर क्यों जाएगा। जी हाँ, सामने एक बाबूजी बैठा हुआ है, रोलैंड पीट्रे नाम का वही बंदा, यानी कि शेरल का एक्स हस्बैंड, उसको झपा, उसको तुरंत पुलिस स्टेशन लेकर आए, उससे पूछताछ करने लगे। बट रोलैंड के पास अपना स्ट्रॉन्ग एलाबाई मौजूद था कि नहीं जनाब, मैंने सब कुछ नहीं किया, मैं तो अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मैं उसको वापस अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश कर रहा था और आप कह रहे हैं कि मैंने इसका मर्डर कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। और दूसरी बात, जिस रात ये सारा कुछ कांड हुआ, उस रात मैं अपने घर पर मौजूद था, मुझे बीपी का स्ट्रोक आया था और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने बिस्तर में सो रहा था आराम से। ये चीज आप मेरे पड़ोसियों से भी कंफर्म कर सकते हैं। अब जितनी स्ट्रॉन्ग एलाबाई वो पुलिस वालों को दे रहा था, पुलिस वालों ने कंफर्म भी किया। अब जिसके बाद पुलिस वाले समझ चुके थे कि हाँ, ये चीज रोलैंड ने तो नहीं करी, क्योंकि उसके पास सबूत मौजूद है, वो उस टाइम पर लेक यूनियन के आसपास भी मौजूद नहीं था, जिसका मतलब साफ था कि ये कांड बैठाने वाला कोई और ही बंदा है। इसके अलावा भी रोलैंड ने पुलिस वालों के साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेशन दिखाया। उसने बिल्कुल भी मना नहीं किया कि आप मेरे घर में आकर मेरी तलाशी मत लो। उसने तुरंत पुलिस वालों को कह दिया कि जनाब आपको जो मन करे आप बिल्कुल तहकीकात करिए, मेरी भी तहकीकात करिए, मेरे घर वालों से भी पूछिए, आपको जिससे पूछना हो पूछिए, बट शेरल के जो असली अपराधी हैं उन तक हमें पहुंचना जरूरी है। पुलिस वालों ने शेरल के घर की भी जांच करी, रोलैंड के घर की भी जांच करी, बट किसी को कुछ भी नहीं मिला और ये केस धीरे धीरे अब ठंडा पड़ता जा रहा था। पुलिस वालों ने शेरल से जुड़े हुए हर बंदे को इंटरव्यू करना शुरू कर दिया, चाहे वो चर्च में ही क्यों ना हो, चर्च वाले सभी मेंबर्स के इंटरव्यू लिए गए, चाहे वो पीजे मार्केट के अंदर मौजूद कस्टमर ही क्यों ना हो, उन सभी के इंटरव्यूज लिए गए। शेरल जहां दूसरी नौकरियां कर रही थी, वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उससे जुड़े हुए, उन सभी का इंटरव्यू लिया गया। बट सभी ने यही कहा कि शेरल, उसके साथ तो ये सब कुछ होना ही नहीं चाहिए था, वो इतनी ज्यादा काइंड, बेशक उसके पास देने को कुछ ना हो, बट उसका दिल इतना बड़ा था कि हाँ, जो भी उसके पास है वो उसको बिल्कुल भी मना नहीं करती। अगर कोई भी जरूरतमंद सामने होता तो उसकी हेल्प करने से 1 मिनट भी नहीं हिचकिचाती। इसलिए सभी ने बस यही कहा कि हमें तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा कि कोई शेरल जैसे इंसान के साथ ये सब कुछ कैसे करेगा और क्यों करेगा। तकरीबन 1 साल बीत चुका था शेरल की मर्डर हुए, बट अभी तक पुलिस वालों के हाथ बिल्कुल खाली। और सडनली एक दिन अगले साल यानी कि 1989 में सितंबर के महीने में वहां के एक लोकल पत्रकार के पास एक कॉल आई और जैसे उस पत्रकार ने वो कॉल उठाई, सामने से मौजूद दूसरे बंदे ने सिर्फ एक लाइन में यही कहा कि पिछले साल हुए शेरल के मर्डर के अंदर उसका हाथ था और उसी ने शेरल को मारा है, उसी ने शेरल का मर्डर किया है। और ये कहते ही उसने फोन कट कर दिया और जस्ट इससे पहले कि वो पत्रकार कुछ पूछ पाता, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, उसने फोन कट कर दिया। अब ये चीज उस पत्रकार को बहुत अजीब लगी। उसने तुरंत वहीं की लोकल पुलिस को फोन किया और कहा कि जनाब ऐसे ऐसे उसके पास एक कॉल आई है, आप प्लीज इसकी जांच कर लीजिएगा। बट
पुलिस वालों ने उसको सामने से कह दिया कि तुम एक काम करो, ये स्टोरी यहाँ पर लिख दो और हम इसके बारे में जांच करते हैं, तुम इस स्टोरी को अपने अखबार में छापो। उस स्टोरी को भी अखबार में छापा गया और पुलिस वालों ने जब उस नंबर को ट्रैक किया तो शेरल जहां पर पिछले साल नौकरी कर रही थी फोर्ड गाड़ियों के एक शोरूम के अंदर, वहां पर जाकर ये नंबर ट्रेस हुआ। और पुलिस वालों ने जैसे ही वहां उस फोर्ड के शोरूम में सभी की जांच करी तो पुलिस वालों को पता चला कि ये नंबर वहीं पर काम करने वाले एक एलबी नाम के बंदे का है। और जब पुलिस वालों ने उस एलबी को ढूंढना शुरू किया तो वो पुलिस वालों को कहीं नहीं मिला। वहीं पर काम करने वाले सभी लोगों ने बताया कि सर ये एलबी एक अलग ही भसड़ है, इसको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए ये आज तक किसी को नहीं पता, ये हर किसी से लड़कर चलता है। जब शेरल यहाँ काम करती थी तो वो भी उस टाइम पर उसको काफी ज्यादा स्टॉक कर रहा था, उसके पीछे पड़ा रहता, उसे बात करने की कोशिश करता, बट शेरल को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं। शेरल ने उसको क्लियर कट मना कर दिया था कि जो तुम चाहते हो वो मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ नहीं कर सकती, इसलिए मेरे से पूरी दूरी बनाकर रखो। इसके अलावा पुलिस वालों को उन्हीं कर्मचारियों से ये भी पता चला कि जनाब जिस दिन शेरल गायब हुई थी उससे पहले दिन ही इस एलबी ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी इस कार शोरूम से। और इसके अलावा 2-4 दिनों बाद वो वापस यहाँ पर अपना हिसाब करने के लिए मालिक के पास जब मिलने आया था, उसके हाथ पर पट्टियां भी बंधी हुई थी। जब उसके और कलीग्स ने उससे पूछा कि तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, तो उसने कहा कि जस्ट मेरे हाथ के ऊपर एक बड़ा कट लग गया है और इसी वजह से मैंने पट्टियां वगैरह बांध रखी हैं। वो बहुत ज्यादा घबराया भी हुआ था, बट हमें उसके ऊपर कोई ज्यादा शक नहीं हुआ, इसलिए हमने आपको बताया भी नहीं। अब पुलिस वालों ने अपना पूरा जोर लगाकर इस एलबी को ढूंढना शुरू कर दिया और फाइनली एलबी पुलिस वालों को मिल भी गया और उसको झपते ही सीधा पुलिस स्टेशन लेकर आए। उसकी बहुत अच्छे से सेवा करी और सेवा करने के बाद पुलिस वालों ने जब उससे पूछा कि हाँ भाई बता अब तेरे को क्या बीमारी है, शेरल के साथ तूने क्या किया, बट उसने क्लियर कट मना कर दिया कि जनाब मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा शेरल के मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं है। पुलिस वालों ने कहा कि जब शेरल का मर्डर हुआ था उसके 3-4 दिनों बाद तेरे हाथ पर पट्टियां बंधी हुई थी, ये चीज़ तुम्हारे कॉलिग्स ने भी देखी है, तो तुम बताओ तुम्हारे हाथ पर वो चोट कैसे लगी। उसने कहा कि जनाब मैं अपने दोस्तों के साथ फिशिंग करने के लिए गया था और उस फिशिंग की वजह से ही वो जो फिशिंग की तार थी, मछली पकड़ने वाली जो तार थी वो मेरे हाथ में लगी, उसी की वजह से मुझे वो कट लगा और मैंने पट्टियां बांधी। जब उसके दोस्तों से ये चीज़ कंफर्म की गई तो ये चीज़ एक्चुअली में हुई थी उसके साथ, जिसके बाद पुलिस वालों को एक भी क्लू नहीं मिला, एक भी एविडेंस नहीं मिला जिससे वो शेरल के मर्डर को इस एलबी के साथ लिंक कर सके। पुलिस वालों को मजबूरन इस एलबी को वहीं छोड़ना पड़ा। उस पुलिस स्टेशन से निकलकर अपनी जिंदगी आराम से जीने लगा। इसके बाद ये दोबारा से केस ठंडा पड़ता गया और फाइनली 2002 का टाइम आ चुका था। 14 साल इस केस को अब तक बीत चुके थे। अभी तक शेरल के साथ क्या हुआ था, किसने किया था, ये आज तक पता नहीं चल पाया था। जी हाँ, सन 2002 में वही लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर रहने वाला एक कैदी, उसने पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद गार्ड को इशारा करके अपने पास बुलाया और कहा कि तुम अपने सीनियर को मेरे पास लेकर आओ और मुझे एक बहुत ही जरूरी खबर उनको देनी है। जैसे वो गार्ड अपने सीनियर को उस कैदी के पास लेकर आया, उस कैदी ने कहा कि जनाब मुझे अकेले में लेकर चलो, मुझे आपको कुछ बताना है। जैसे ही वो पुलिस वाला उसको अकेले में लेकर गया, उसने कहा कि जनाब तकरीबन 14 सालों पहले एक मर्डर हुआ था शेरल नाम की महिला का, आपको याद होगा। तो हाँ, उस पुलिस वाले ने कहा कि मुझे याद है बट आज तक वो अनसोल्ड है। उस कैदी ने कहा कि जनाब मुझे पता है एग्जैक्टली शेरल के साथ उस टाइम पर क्या हुआ था और उसके मर्डरर का नाम फ्रेडरिक जे मकी है। और अच्छी बात यह है कि वो अभी भी हमारे जेल के अंदर ही है। हाल ही में उसको झपा गया है पुलिस वालों के द्वारा, क्योंकि वो बहुत इलीगल सब्सटेंस यानी कि माल वगैरह पीते हुए पकड़ा गया था, माल वगैरह बेचते हुए भी पकड़ा गया था। और अभी 4 दिनों पहले ही उसको बिल्कुल भंड हालातों के अंदर पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया था और वो अभी मेरा साथी ही है, वो मेरे साथ मेरे सेल के अंदर रह रहा है। उस कैदी ने बताया कि फ्रेडरिक जब यहाँ पर आया था उस टाइम पर वो बिल्कुल भंड था नशे के अंदर, और उसने नशे के अंदर आकर ही मुझे सब कुछ बातें बताई, पूरी डिटेल में बताया कि उसने शेरल के साथ क्या किया था। जब ये चीजें पुलिस वालों को पता लगी तो पुलिस वालों ने चुपके से फ्रेडरिक का डीएनए लिया, क्योंकि उनको सन 88 के अंदर शेरल के नाखूनों से भी कुछ सैंपल्स मिले थे स्किन के अंदर, बट उस टाइम पर कोई डीएनए टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। बट अभी हाल ही के अंदर डीएनए टेक्नोलॉजी 2002 तक दुनिया भर के अंदर पॉपुलर हो चुकी थी और फाइनली शेरल के नाखून के अंदर फंसी हुई स्किन का सैंपल्स लेकर फ्रेडरिक के साथ मैच किया गया। और हैरानी वाली बात यह थी कि 100% मैच था, मतलब फ्रेडरिक ही था जिसने सब कुछ शेरल के साथ किया था उस रात। अब आप कहेंगे कि मैं इतनी देर से आपको पूरी स्टोरी समझाता आ रहा हूं कि एक्चुअल में यहाँ पर क्या हुआ, बट ये तो एक बिल्कुल नॉर्मल सी स्टोरी है। एक आदमी ने एक महिला का मर्डर कर दिया, इसके अंदर खास क्या है। बट इसके बाद जो स्टोरी निकलकर सामने आई वो इतनी ज्यादा सेंसिटिव थी, इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी, सबसे स्पेशल इतनी ज्यादा डंब थी, इतनी ज्यादा मूर्खता भरी थी
कि पुलिस वालों को भी विश्वास नहीं हुआ। उस टाइम पर पूरे अमेरिका के अंदर ये मर्डर दोबारा से न्यूज हेडलाइंस के अंदर आ चुका था। इसके ऊपर ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज तक बनाई गई, बहुत सारे शोज तक बनाए गए। सो बैक टू 15 अक्टूबर 1988, उस रात जब शेरल अपनी गाड़ी उठाकर अपने घर के लिए निकली, उस टाइम पर फ्रेडरिक शेरल के घर के बाहर ही मौजूद गार्डन वाले एरिया के अंदर पेड़ों के बीच में घात लगाकर बैठा हुआ था। और जैसे ही शेरल अपनी गाड़ी लेकर अपने घर पर पहुंची, उसी टाइम पर फ्रेडरिक पेड़ों के पीछे से बाहर निकला, सीधा आकर शेरल को उसने पकड़ लिया। जैसे ही शेरल अपनी गाड़ी लॉक कर रही थी, पीछे से आकर उसने शेरल को पकड़ा और जोर से जबरदस्ती खींचते हुए, शेरल ऑब्वियसली उस टाइम पर चिल्ला रही होगी, बट आसपास कोई पड़ोसी नहीं, ये बिल्कुल एक सुनसान इलाके के अंदर शेरल रह रही थी, आसपास कोई उसकी चिल्लाहट सुनने वाला नहीं। वो उसको जबरदस्ती पकड़ते हुए सीधा गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में लेकर आया और उसके गाड़ी की डिग्गी को खोलकर चाबी से बहुत फोर्सफुली उसने शेरल को उठाकर उसकी डिग्गी के अंदर लेटा दिया। और जैसे ही वो उस डिग्गी के ढक्कन को बंद कर रहा होगा, ऑब्वियसली उस टाइम पर शेरल अपने जान के लिए छटपटा रही होगी, वो उसको डिग्गी बंद नहीं करने दे रही होगी। बट ये फ्रेडरिक अपने साथ पूरी तैयारी करके आया था। ये अपने साथ बहुत सारे औजार भी लाया था, डक्ट टेप वगैरह, रस्सियां वगैरह, ताकि वो शेरल के हाथ पैर को बांध सके। और फाइनली जैसे उसने उसको डिग्गी के अंदर लेटाया, उसके हाथ पैर बांधे और जस्ट उस गाड़ी की डिग्गी को अब वो बंद करने वाला था। बट अब आप सोच कर देखिए, अपने हाथ पैर बंधे होने के बाद भी शेरल ने उस गाड़ी के डिग्गी के ढक्कन को बंद नहीं होने दिया। जैसे ही फ्रेडरिक उस गाड़ी के डिग्गी के ढक्कन को नीचे की तरफ लेकर आया बंद करने के लिए, उसी टाइम पर बेचारी शेरल ने अपना चेहरा ही उस गाड़ी के डिग्गी के ढक्कन के नीचे लगा दिया ताकि वो पूरे तरीके से बंद ना हो पाए। अब ये चीज देखते ही फ्रेडरिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने बार बार जोर जोर से उस गाड़ी के डिग्गी के ढक्कन को सीधा शेरल के चेहरे के ऊपर ही मारना शुरू कर दिया और इतनी भयंकर चोटें शेरल के चेहरे पर लगी कि उसका चेहरा पूरे तरीके से आधा आधा बीच में से कट चुका था। सोच कर देखिए आप यहाँ पर शेरल को उस टाइम पर कितना दर्द हुआ होगा। बट नहीं, ये फ्रेडरिक यही नहीं रुका। उसने जब देखा कि शेरल का चेहरा पूरे तरीके से क्रश हो चुका है, उसने खुद उठाकर शेरल के चेहरे को अंदर रखा, गाड़ी के डिग्गी के ढक्कन को बंद किया, उस गाड़ी को स्टार्ट करके सीधा वहां से ड्राइव करते हुए लेक यूनियन तक लेकर आया। लेक यूनियन में उसका पर्स वहीं फेंक कर गाड़ी को वहीं लेक यूनियन के पास एक रेजिडेंशियल इलाके में पार्क करके वहां से गायब हो चुका था। बट एक्चुअल प्लान ये नहीं था। उस टाइम पर उस रात ये सब कुछ नहीं होना था। जैसे ही शेरल ने उस पीजे मार्केट के दरवाजे को लॉक किया, उसी टाइम पर उसका एक्स पति यानी कि रोलैंड पीट्रे अपने घर पर बैठकर अपने घड़ी में टाइम देख रहा था कि हाँ, अब परफेक्ट टाइम आ चुका है अपनी पत्नी को सरप्राइज देने का, उसको खुश करने का, उसको दोबारा से अपनी जिंदगी में वापस लेकर आने का। और अपनी पत्नी को वापस पाने का प्लान उसने कुछ इस तरीके से बनाया कि वो अपनी पत्नी की जान इस रात बचाएगा। जी हाँ, ये फ्रेडरिक जे मकी कोई और नहीं बल्कि रोलैंड का एक बहुत अच्छा दोस्त था। जब पुलिस वालों ने रोलैंड को एक मर्डर के आरोप में उठाया था, उसको जेल के अंदर डाला था, वही शेरल के दूसरे पति के मर्डर के आरोप में इस रोलैंड को उठाया था। और जेल के अंदर ही पहली बार ये फ्रेडरिक जे मकी और इन दोनों के बीच में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। फ्रेडरिक जब बाहर आया तो वो सीधा जाकर रोलैंड से मिला और रोलैंड ने फ्रेडरिक को बताया कि मुझे अपनी पत्नी को वापस लेकर आना है। और अब इस रोलैंड ने शेरल को वापस पाने के लिए सबसे बेहुदा, निहायती मूर्ख, निहायती नालायकों वाला प्लान अपने दिमाग के अंदर बनाया। उसने फ्रेडरिक को कहा कि फ्रेडरिक, तुम्हें मेरी पत्नी को यानी कि मेरी एक्स पत्नी को किडनैप करना है। जस्ट उसने बस यही कहा कि किडनैप करना है। फ्रेडरिक समझ चुका था कि उसे क्या करना है और ये सारा सामान जो भी इस किडनैपिंग अंदर लगेगा, वो रस्सियां वगैरह, डक्ट टेप वगैरह, वो सारा कुछ जाकर वो उसे खुद दिलवा कर भी लाया एक बराबर में ग्रोसरी स्टोर से। और जब ये सारा प्लान एग्जीक्यूट करना था, उस टाइम पर रोलैंड तो अपने घर पर मौजूद था, फ्रेडरिक दूसरी तरफ वो घात लगाकर शेरल के घर के बाहर बैठा हुआ था। अब प्लान के हिसाब से फ्रेडरिक शेरल को किडनैप करेगा और बीच में आकर ये रोलैंड शेरल को बचा लेगा, फ्रेडरिक को दूर भगा देगा और उससे शेरल बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। वो तुरंत उसको गले लगा लेगी कि हाँ, तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ सेफ फील करती हूँ। ये सारी चीज़ें वो इमेजिन कर रहा था कि शेरल उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगी। वो अपनी एक्स पत्नी के सामने हीरो बन भी जाता, ये सारा प्लान एग्जीक्यूट भी हो जाता अगर वो बहुत जल्दी उस सोफे से ना उठता। तो मतलब अगर वो धीरे से उठता तो वो बीपी वाला स्ट्रोक नहीं आता। यहाँ दूसरी तरफ फ्रेडरिक अपना पूरा प्लान तैयार है, उसका वो पूरे प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है, वो शेरल को झपने की तैयारी में है। दूसरी तरफ ये रोलैंड पीट्रे ये अलग ही नशे में अपने बीपी स्ट्रोक के साथ उसी सोफे के ऊपर आराम से सो रहा है। अब ऐसे पॉइंट पर रोलैंड ने फ्रेडरिक को बताया ही नहीं कि आखिर तुम्हें आगे क्या करना है। अगर वो ना पहुंच पाए तो आगे तुम्हें क्या करना है। और जब 10 मिनटों बाद फाइनली इस रोलैंड को होश भी आया था अपने उस बीपी स्ट्रोक से, उस टाइम पर भी वो बाहर जाकर फ्रेडरिक को रोकने की बजाय सीधा अपने ऊपर वाले कमरे में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिस्तर में मुंह
मुंह देकर सो चुका था। जैसे ये चीज पुलिस वालों को इस फ्रेडरिक जे मकी ने बताई, उनको विश्वास नहीं हुआ कि जो ये काम बोल रहा है वो सच भी है या नहीं। फ्रेडरिक ने बताया कि उस टाइम पर रोलैंड को उसको आकर बचाना था, बट वो नहीं आया और मेरे हाथ से चीजें निकलती जा रही थी। ये शेरल बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और मुझे उसको चुप करवाना था, और चुप करवाने के लिए मैंने उसको उसी डिग्गी के ढक्कन के साथ मारना शुरू कर दिया, और मेरे पास कोई चारा भी मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ जब पुलिस वालों को रोलैंड के बारे में पता चला तो पुलिस वाले रोलैंड को झपने के लिए गए उसके घर पर, बट पहले ही पता चला पुलिस वालों को कि रोलैंड तो पहले से ही जेल के अंदर है, और अब की बार वो दूसरी एक और अपनी पत्नी को इम्प्रेस करने के लिए उसके बेटे को किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। उसी के किडनैपिंग के आरोप में वो जेल के अंदर पहले ही सजा काट रहा था, और जैसे ही पुलिस वालों ने जाकर उसको इस केस के बारे में पूछताछ करी तो उसने कहा कि हाँ, एक्चुअल में उस रात यही हुआ था। अगर उस रात मुझे बीपी वाला वो स्ट्रोक ना आया होता तो मैं जाकर सीधा शेरल को बचा लेता और उसकी नज़रों के अंदर हीरो बन जाता। हम दोनों वापस से बहुत खुशी से एक साथ रहने लगते, बट अब क्योंकि ये सारा कांड हुआ तो मैं उसे नहीं बचा पाया, इसलिए ये दुख मुझे आज भी है। दुख कैसे होगा, वो तो अपनी एक और पत्नी के बेटे को किडनैप कर रहा था ताकि वो अपनी पत्नी को इम्प्रेस कर सके और दोबारा से अपनी दूसरी पत्नी के साथ रह सके। पहले उस किडनैपिंग के केस के अंदर रोलैंड को 20 साल की और दोबारा से इस अपनी एक्स पत्नी का मर्डर करवाने के आरोप में रोलैंड को 45 सालों की सजा सुनाई गई। दूसरी तरफ फ्रेडरिक जे मकी को 20 सालों की गैर जमानती सजा सुनाई गई। मतलब ये दोनों ही जमानत के ऊपर भी जेल से बाहर नहीं आ सकते। आप मुझे बताइए कि ये आपको बहुत ही अजीब सा बेवकूफ़ी भरा प्लान कैसा लगा? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मुझे तो लिटरली द डम्बेस्ट किलर, द डम्बेस्ट प्लान आई हैड एवर सीन, कुछ ऐसा ही लगा। खैर, क्या आपने कभी ऐसा कोई प्लान देखा है अपने आसपास में? कभी ऐसा कोई बेहुदा सीन देखा हो, बेहुदा क्राइम देखा हो जिसके पीछे का मोटिव बहुत अजीब सा हो? तो हाँ, आप मुझे नीचे जरूर बताइएगा, हम उसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी आकर वो चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहीं पर मैंने मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल भी बना रखा है जहाँ पर मैं वीडियो से रिलेटेड फोटोज और फुटेज जो यहाँ नहीं दिखा सकता वहाँ अपलोड करता हूँ, तो आप वो ब्रॉडकास्ट चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट मार्क को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।